हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमी अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। इसमें हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग जैसे मेजर टॉपिक्स को, और उन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे सो दैट आपको एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका भी एक आइडिया मिल जाए। हमारे पिछले सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 किया था। अगर आपसे हमारा प्रीवियस सेशन मिस हो गया है तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे अवेलेबल है। आप वहाँ से इजीली सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आने पर एंड में लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो हमारा फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड सबसे कन्वीनियंट और इनएक्सपेंसिव मेथड है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। इन दिस मेथड टीचर प्लान्स एंड कंट्रोल्स द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस मेथड में जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसको एक टीचर पूरी तरह से प्लान करता है और साथ ही में कंट्रोल भी करता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू अक्वायर नॉलेज एंड कंसेप्ट। मतलब इस मेथड को यूज़ करते हैं टीचर या फिर लेक्चरर, आप कहो क्यों यूज़ किया जाता है, सो दैट जो नॉलेज है या फिर कंसेप्ट है उसको अच्छे से एक्वायर कर सके स्टूडेंट्स। इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। इस मेथड में जो टीचर है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट है, बिकॉज वो इस मेथड को क्या कर रहा है, पूरी तरह से कंट्रोल भी कर रहा है, प्लान भी कर रहा है। जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा वो सिर्फ टीचर ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका रोल है सिर्फ पैसिव लिसनर के जैसा, मतलब उसको सिर्फ जो टीचर बोल रहा है या बोल रही है उसको ध्यान से सुनना है। इसीलिए इस मेथड में क्या हो जाता है, जो टीचर है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है और जो स्टूडेंट है वो पैसिव पार्टिसिपेंट है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड, discussion method. In this method, the teacher and student participates in a discussion where they discuss about any subject or concept. इस मेथड में टीचर और स्टूडेंट्स जो है दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जहां दोनों साथ में मिलके कंसेप्ट और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के अपने जो डाउट्स है उसको क्लियर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। इस मेथड में जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है, बिकॉज इसमें क्या होता है, स्पीकर और लिसनर दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मेनली यहाँ पर स्पीकर जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों ही होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की बात को अच्छे से ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पैसिव लिसनर नहीं है, दोनों ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है इस मेथड में। क्लियर? नेक्स्ट मेथड, सर्वे मेथड। अब जो सर्वे मेथड है वो एक्चुअली एक टेक्निक है। द सर्वे मेथड इज अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग डेटा बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू पीपल हु आर थॉट टू हैव डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब इस टेक्निक में क्या होता है, जो टीचर है वो क्या करता है, डेटा गैदर करने की कोशिश करता है अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ के, जिनके पास से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्लासरूम में टीचर अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले पूछती है उन्हें किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं है। उसके बाद उसी के बेसिस में जो भी वोट्स मिलते हैं या जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उनके बेसिस पे वो क्या करते हैं, दोबारा रिवीजन कराती है। पर एक्चुअल में जो सर्वे मेथड है इसमें क्या होता है, हायर लेवल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्मल क्वेश्चनेयर दिया जाता है। अ फॉर्मल लिस्ट ऑफ क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड। हायर लेवल में क्या होता है, हर एक बच्चे तक पहुंचने की कोशिश जो है वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जो है इनअटेंटिव रहते हैं क्लास में, उनका अटेंडेंस भी प्रॉपर नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑनलाइन प्रोसेस के चलते इसमें क्या जाता है, प्रोफेशनली अलग से एक क्वेश्चनेयर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। एक फॉर्मल टाइप का क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता है। फिर हर एक बच्चे को जो भी अवेलेबल होता है क्लासरूम में या फिर हर एक बच्चे के ईमेल्स में ये फॉरवर्ड किया जाता है और उस पे बेसिस पे वो अपना फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद में जो टीचर है जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है या डेटा उनको मिलता है उसके बाद में उसी के बेसिस में वो अपना आगे का जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो आगे बढ़ाती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मेथड, प्रोजेक्ट मेथड की तरफ। प्रोजेक्ट मेथड जो है, इसके नाम से आप पता लगा सकते हो कि ये जो मेथड ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा। डेफिनेटली प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स के ऊपर बेस्ड होगा। प्रोजेक्ट मेथड इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ गिवन इम्पॉर्टेंस। प्रोजेक्ट मेथड को मॉडर्न मेथड कहा गया है टीचिंग का, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब भी हम क्या करते हैं, इन डिज़ाइनिंग द करिक्यूला एंड कंटेंट ऑफ स्टडीज़, जब भी कोई भी करिक्यूलम हो या फिर कंटेंट जो है डिसाइड किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, उस वक्त में जो स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में रखकर इसका डिज़ाइनिंग या फिर डेवलपमेंट होता है।
दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अब जो प्रोजेक्ट मेथड है एक्चुअली जॉन डूवी के प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफी का डायरेक्ट आउटकम जो है देखने मिलता है। इस मेथड के पीछे जो आइडियोलॉजी थी उसमें ये बोला गया था कि जो लर्निंग है वो ट्रू नॉलेज यानी सच्चा ज्ञान एक बच्चे को बुक रीड करने या रट्टा लगाने से सीखा नहीं जा सकता, ना ही सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से सीख सकता है। इसीलिए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है सो दैट वो एक्टिविटी करते हुए टॉपिक्स को समझे, सीखे और प्रॉपर फैक्चुअल नॉलेज जो है वो ग्रैब कर सके, समझ सके। ठीक है, इसीलिए जो प्रोजेक्ट मेथड है इसको प्रैग्मेटिज्म के फिलॉसफी लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बेस्ड है, ऐसा कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब जो इंडक्टिव मेथड ये बेस्ड है इंडक्शन के प्रोसेस में, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई रूल, फॉर्मूला, लॉ या प्रिंसिपल जो है वो फ्रेम किया जाता है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे, फिर उसको जनरलाइज किया जाता है। ठीक है, इट लीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इकोनॉमिक्स में पहले टीचर क्या करती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है समझाती है, सिखाती है। फिर मार्केट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देती है। वाई? बिकॉज पहले ही अगर आपको पूरा कंसेप्ट बता दे कि हमको पूरा मार्केट कवर करने का है तो आप सोचोगे कौन सा मार्केट कवर करना है, इंडिया का मार्केट कवर करना है, मुंबई का करना है, हरियाणा का करना है, नेपाल का करना है, चाइना का करना है, कहाँ का करना है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसके लिए पहले टीचर क्या करती है, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन को दिखाकर एग्जाम्पल यूज़ करके आपको सिंगल टॉपिक के थ्रू आगे वो जनरलाइज कंसेप्ट को किस तरह से हम लोग देखेंगे, काउंट करेंगे, इसके बारे में सिखाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसमें क्या होता है, जो इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो सिंपल वर्ड्स में इस मेथड में एग्जाम्पल्स पहले प्रोवाइड किया जाता है, फिर आगे जनरलाइज कंसेप्ट या रूल की तरफ बढ़ा जाता है, क्लियर किया जाता है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए हम जनरलाइजेशन या फिर रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा डिडक्टिव मेथड। अब ये जो डिडक्टिव मेथड है ये टोटली अलग मतलब ऑपोजिट मेथड है इंडक्टिव का। इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। अब ये बेस्ड है डिडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो जनरल टॉपिक या कंसेप्ट, फॉर्मूला या कोई भी प्रिंसिपल है वो पहले बता दिया जाता है, टीचर आपको पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। फिर क्या होता है, इट लीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब वो जनरल कंसेप्ट को लेकर फिर वो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल या एक्टिविटी जो आपको नहीं दी जाती है, इसमें सबसे पहले आपको कोई रूल या कंडीशन आपको पहले बता दिया जाता है, लाइक लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपको पहले बता दिया जाता है। फिर वो लॉ ऑफ डिमांड या सप्लाई को आप प्रूव कैसे करोगे, इसके बेसिस के लिए आपको एक एक्टिविटी दी जाती है, लाइक आपको ग्राफ्स दिया जाता है जिसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, समझ पाओगे क्लियरली। ठीक है, इसी वजह से ये जो मेथड है इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जनरलाइजेशन या रूल्स पहले बताते हैं और फिर आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल या एक्टिविटी देते हैं सो दैट आपको जो रूल या एग्जाम्पल या जनरलाइजेशन कंसेप्ट बताया गया है उससे आप क्या कर सको, रिलेट कर सको और उसको बेटर वे में समझ सको। तो जो इंडक्टिव मेथड है इसको ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है डिडक्टिव मेथड के तुलना में, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो टॉपिक्स है उसमें जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड हो या लॉ ऑफ सप्लाई जैसे कंसेप्ट को डाउट जो है वो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया जाता है। क्लियर? अगर आपको स्टिल इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर अवेलेबल है, आप वहाँ से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा कंसेप्ट जो है मेथड ऑफ टीचिंग का वो कवर हो गया, ख़त्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है, कहीं पर आपको डाउट है या नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप फ्रीली जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लेक्चर मेथड इज़ इनकरेक्ट। मतलब आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो लेक्चर मेथड के रिलेशन में इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। ए, अ स्टूडेंट कैन लर्न बेटर थ्रू लिसनिंग। मतलब सबसे पहला तो ये कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो बेटर वे में सीख सकता है अच्छे से ध्यान से सुनने के बाद में।
ऑप्शन बी, through lecture method the teacher makes an attempt to impart perfect and complete knowledge of the subject or topics to the student। अब लेक्चर मेथड के थ्रू मदद से टीचर क्या कोशिश करती है कि वो स्टूडेंट को परफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज जो है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में प्रोवाइड करे। ठीक है। सी, सब्जेक्ट मेथड कैन बी को रिलेटेड विथ अदर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट मैटर है, कोई भी टॉपिक है जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, इसको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से को रिलेट कर सकते हैं ये बताते हैं। एंड डी, स्टूडेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन दिस मेथड। और ये जो मेथड है लेक्चर मेथड, इस मेथड में जो स्टूडेंट है वो एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के वक्त में मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में जो मेन काम है टीचर ही सब कुछ करता है और जो स्टूडेंट है वो सिर्फ सुनता है। जो टीचर गाइड करती है, जो इंस्ट्रक्शन देती है, उसको सिर्फ वो ध्यान से सुनता है। इसी वजह से जो स्टूडेंट है वो एक एक्टिव रोल बिल्कुल ही प्ले नहीं करता है। ठीक है। लेक्चर मेथड को थोड़ा सा और डीपली जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेप्स को। कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जब एक टीचर लेक्चर मेथड जो है उसकी प्लानिंग कर रहा है लेक्चर मेथड कंडक्ट करने की। ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन फॉर द लेक्चर। आप जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, जो भी आपका लेसन है, सबसे पहले तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि आप लेक्चर लेने वाले हो, तो उसके लिए आपको वो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है उसको थॉरली पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में जितने भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है आप जो भी क्लासरूम में कवर करने वाले हो, उन सारे चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है इंट्रोडक्शन टू द लेक्चर। फाइनली आप क्लासरूम में पहुंच चुके हो और आप अभी क्या करने वाले हो, क्लास लेने वाले हो, लेक्चर लेने वाले हो। तो अब जब लेक्चर लेने वाले हो तो आप लेक्चर को किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे। आप लेक्चर का टॉपिक बताओगे कि आज हम स्कूल में कवर करेंगे सो एंड सो थिंग, या फिर क्लासरूम में कवर करेंगे सो एंड सो थिंग। इसमें से हम पर्टिकुलर टॉपिक्स लेंगे। सबसे पहले तो हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम नेचर के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्कोप के बारे में बात करेंगे। इस तरह से क्या आप स्टार्टिंग करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे अपने लेक्चर को। कुछ क्वेश्चंस पूछोगे ताकि जो बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। फिर आप उनके प्रीवियस नॉलेज को पता लगाने की कोशिश करोगे सो दैट आप क्या कर सको, जो न्यू नॉलेज है उसके साथ वो लिंक कर सको। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक लेक्चर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है गिविंग द बॉडी ऑफ द लेक्चर। अब जब आपने अपना लेक्चर जो है इंट्रोड्यूस कर चुके हो क्लासरूम में, अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपका जो लेक्चर है उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो, कौन से टॉपिक्स होंगे, किस तरह से आगे बढ़ने वाले हो, उससे आपका सीरीज़ क्या है, सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में आप इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। फिर आएगा आपका फाइनल स्टेप, दैट इज़ कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर। फाइनली जब आपका पूरा लेक्चर जो है, आपने जो भी टॉपिक्स कवर करना था वो सब आपने कवर कर दिया, एंड में क्या करोगे, आप एक कंक्लूजन प्रोवाइड करोगे, एक छोटा सा स्मॉल समरी जैसा प्रोवाइड करोगे सो दैट आगे के पार्ट में अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या कुछ भी चीज़ किसी स्टूडेंट ने मिस आउट कर दिया है या कोई क्लास लेट से ज्वाइन किया है तो वो सब भी वहाँ पर कवर हो जाए और आपने जो भी स्टार्टिंग टू एंड समझाया है उसके बारे में एक छोटा सा आपको एक ब्रीफ समरी जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना है फाइनल स्टेप में। तो ये सब एक्टिविटीज़ को आपको ध्यान में रखने के बाद में आप अगर देखोगे तो हम लोगों ने इसमें क्या किया है, सारी एक्टिविटी किसने की है, टीचर ने ही की है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, कोई भी एक्टिविटी करने को उसको मौका नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हम लोग ये फॉर श्योर कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है इस मेथड में एक्टिव रोल बिल्कुल ही प्ले नहीं करता है, बिकॉज स्टार्टिंग टू एंड जो भी एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर ही कर रही है। इसीलिए यहाँ पर जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट टीचर है और स्टूडेंट एक पैसिव पार्टिसिपेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the advantages of discussion method can develop following abilities among students except। सामने जो आपको ऑप्शंस मिले हैं इनमें आपको क्या बताना है कि अगर डिस्कशन मेथड के जो एडवांटेजेस है जिसकी मदद से हम स्टूडेंट्स के कौन सी एबिलिटीज़ को है डेवलप कर सकते हैं, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं डेवलप होगा वो आपको बताना है। एक्सेप्ट मैंने एंडिंग में यूज़ किया है। एक्सेप्ट मतलब सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होंगी सिवाय एक चीज़ के। ए, थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिंग पावर्स, मतलब डिस्कशन मेथड में जो स्टूडेंट है उसका थिंकिंग एबिलिटी, उसका कम्युनिकेशन वाला जो पावर है वो डेवलप होगा। बी, लीडरशिप क्वालिटी, मतलब जो लीडरशिप क्वालिटी होता है, कहीं पर रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना, ये जो क्वालिटी है वो डेवलप होगा। सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, कोई भी प्रॉब्लम है किस तरह से सॉल्व करोगे, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होगा।
एंड डी नॉन एडेप्टेबल टू ऑल टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। मतलब ये जो डिस्कशन मेथड है इसको हर एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के लिए एडेप्टेबल मतलब एडजस्टेबल नहीं कंसिडर किया गया है, फेवरेबल नहीं साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एडवांटेज नहीं कहलाता है डिस्कशन का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज इसमें क्या कहा जा रहा है, नॉट एडेप्टेबल टू ऑल टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। हमने क्वेश्चन में एडवांटेजेस की बात की और हमने ऑप्शंस में जो हमारा ऑप्शन डी है यहाँ पर हम एक नेगेटिव बात कर रहे हैं कि जो डिस्कशन मेथड है इसको हम हर टाइप के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा एडवांटेजेस नहीं है। अब जब हमने डिस्कशन मेथड जो है थोड़ा सा डीपली जान लिया है, इसके स्टेप्स को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपका कोई भी डाउट जो है वो रह नहीं जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके स्टेप्स को देखेंगे, इसके मेन स्टेप्स क्या है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। सबसे पहला डिस्कशन मेथड का स्टेप होता है प्लानिंग करना और प्रिपरेशन करना। मतलब आप जब डिस्कशन लेने वाले हो एज अ टीचर, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्रिपरेशन यानी तैयारी करनी पड़ेगी डिस्कशन की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ग्रुप फॉर्मुलेशन। अब जब आपने तैयारी कर ली, आपने अपने दिमाग में सोच लिया आप कौन सा टॉपिक्स दोगे, किस तरह का आप करोगे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ग्रुप फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है 30 स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, इनको ग्रुप्स में बांटोगे, क्योंकि एक साथ में 30 बच्चों को लेकर बैठ के डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर डिस्कशन कम होगा, केओस ज़्यादा होगा, मैसअप ज़्यादा होगा। इसीलिए आप क्या सोचोगे कि अगर आप 5-5 का टीम बनाओ तो 6 टीम्स बना के, 6 ग्रुप्स बना के आप क्या स्टूडेंट्स को अलग अलग सेशंस में उनका जो डिस्कशन है वो कंडक्ट कर सकोगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ग्रुप लीडर। फाइनली जब आपने ग्रुप बनाने का सोच लिया है और आपने ग्रुप जो है वो फॉर्म कर लिया है, अब आपकी बारी आती है ग्रुप का जो लीडर होगा, जो ग्रुप को डायरेक्ट करेगा, उसको चलाएगा कैसे, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, कौन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, सब गाइड करने का आपको एक लीडर फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक लीडर अलॉट करना पड़ेगा हर एक ग्रुप में, उसकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेप। फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका ग्रुप भी रेडी है, लीडर भी रेडी है, अब आपको देखना है कि जब ये जो ग्रुप पर्टिकुलरली है आपका, इसको ऑब्जर्व कौन करने वाला है, जब डिस्कशन इन लोग करेंगे, रिकॉर्ड कौन करने वाला है। ठीक है, बिकॉज डिस्कशन आपने कोई भी टॉपिक दे दिया, वो लोग तो बोलेंगे कि हाँ हमने डिस्कस कर लिया, पर आप देखें क्या उन्होंने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ जो है फॉलो किया या नहीं, प्रॉपर टॉपिक्स को उन लोगों ने डिस्कस किया है या नहीं। इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जर्वर और रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन। अब आपका सब कुछ तैयार हो चुका है। सबसे पहला तो आपने क्या किया, टॉपिक डिस्कस कर लिया, उसके बारे में तैयारी कर ली, फिर आपने स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उनका भी ग्रुप बना दिया, फिर आपने क्या किया, लीडर्स भी सेट कर दिया, फिर उनका जो लीडर है, जो उनका डिस्कशन सेशन होने वाला है, कौन रिकॉर्ड करेगा, किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, इन सब के बारे में भी आपने सेटअप कर लिया। अब आता है आपकी तैयारी। फाइनली वो डे आ जाता है जहाँ पर डिस्कशन जो है वो होने वाला है, वो टाइम आ जाता है जब वो डिस्कशन होने वाला है। तो आपकी तैयारी किस तरह से होगी, कौन से क्लासरूम में होगी, किस टाइम पे होगी, कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे पहले, कितने देर तक के लिए वो डिस्कशन चलेगा, कौन देखने वाला है नहीं देखने वाला, ये सारा सब कुछ आपको इस मेथड में, इस स्टेप में देखना पड़ेगा प्रिपरेशन में। ठीक है, फिर आएगा इसका अगला स्टेप, दैट इज़ कंडक्टिंग डिस्कशन। फाइनली सब बच्चे आके बैठ जाएंगे, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे अपने अपने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, फिर आता है हमारा फाइनल स्टेप। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा कि स्टूडेंट लोगों ने जो डिस्कस किया है वो उन लोगों को समझा है या नहीं, उन्होंने इसका क्या तात्पर्य निकाला है, मतलब इंटरप्रेट किया है जो टॉपिक्स है, ये सब कुछ आपको एज अ टीचर क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन मेथड के जो स्टेप्स है वो क्लियर आउट हो जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजर ऑफ द सर्वे मेथड। सामने आ रहे जो आपके ऑप्शंस है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सर्वे मेथड का प्रोसीजर नहीं है। ऑप्शन ए है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहला आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन बी प्रिपेरेशन ऑफ क्वेश्चनर, फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चनर जो है वो प्रिपेयर करना है। ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिर आप क्या करोगे, जो भी फैक्ट या फिगर जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करोगे, ग्रैब करोगे।
एंड डी टेस्टिंग कंक्लूजन। फिर आपको जो आपका कंक्लूजन है उसको टेस्ट करके देखना है कि वो सही निकला है या सही नहीं निकला है। अब आपको इसका आंसर कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर क्यों है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वे मेथड के स्टेप्स को वन बाय वन क्या करेंगे, डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप 1 है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप ए ऑप्शन दिया गया है वो सही है। पहले आप क्या करोगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट करोगे, जो भी टॉपिक्स है उसको आप सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, स्टेप 2 प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन बैंक। आप जो क्वेश्चनेयर है उसको प्रिपेयर करोगे जो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स की तरफ से मिलेंगी उन सबको आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। फिर आएगा इसका स्टेप 4। इसमें क्या होगा, जो भी आपको डेटा मिला है उसको आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग कलेक्टेड फैक्ट्स। जो भी आपका फैक्ट्स है या फिगर है उसको आप लाइन बाय लाइन प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करते जाओगे, सो दैट जब आप अपना जो प्रॉब्लम है वो स्टडी करो तो आपको पता लगे कि एक्चुअल में कैसा कैसा आपको जो स्टेप्स है वो फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक जो आपको पहले कवर करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक जो आपको बाद में कवर करना पड़ेगा, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो फ्लुएंटली और बहुत ही इफेक्टिवली चले और स्टूडेंट्स की जो डाउट्स है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, स्टेप 5 जनरलाइज द फैक्ट। आपको जो फैक्ट्स मिला है उसको एज अ जनरल एज अ होल कंसेप्ट जो है कवर करना होगा। फिर आएगा हमारा फाइनल स्टेप, जो भी आपने डेटा गैदर किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मतलब इसका जांच करना पड़ेगा वो सब सही है या नहीं है, कहाँ पर कुछ गलत है या नहीं है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स है उसमें, कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है या कुछ भी एरर है, सब चीज़ को आपको इवैल्यूएट करके चेक करना पड़ेगा। एंड फाइनली जब आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपको क्या करना है, इस सारे जो डेटा आपने कलेक्ट किया है इसको अप्लाई करना है। तो ये स्टेप्स को देखने के बाद में जो हमारा आंसर है यहाँ पर टेस्टिंग कंक्लूजन प्रोसीजर नहीं है, ये साबित हो जाता है। बिकॉज हमारे यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या कहा गया है, ऑर्गेनाइजिंग कलेक्टेड फैक्ट्स। हमने ना तो फोर्थ स्टेप है या फिफ्थ स्टेप या सिक्स स्टेप, किसी भी स्टेप में हमने टेस्टिंग कंक्लूजन के बारे में बात नहीं किया है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है टेस्टिंग कंक्लूजन, जो कि प्रोसीजर नहीं है सर्वे मेथड का, कंसिडर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ अ टीचर इज दैट ऑफ अ गाइड। कौन से मेथड ऑफ टीचिंग में जो टीचर है वो एज अ गाइड के जैसा रोल प्ले करते हैं, फ्रेंड एंड फिलोसोफर के जैसा। ही एनकरेजेस हिज स्टूडेंट टू वर्क कलेक्टिवली एंड कोऑपरेटिवली। वो एनकरेज करता है अपने स्टूडेंट को ताकि वो साथ में मिलजुल कर काम कर सके, अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर सके। ठीक है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शंस देखते हैं, ए लेक्चर मेथड, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी इंडक्टिव मेथड एंड डी डिस्कशन मेथड। अब लेक्चर मेथड में क्या होता है, जो टीचर है वो लेक्चर कंडक्ट करता है। प्रोजेक्ट मेथड में जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट्स देकर किया जाता है। इंडक्टिव मेथड में मैंने आपको क्या कहा था कि जो टीचर है वो पहले आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, फिर जनरलाइजेशन वाले कंसेप्ट के थ्रू आगे बढ़ती है। एंड डी डिस्कशन मेथड, जहाँ पर सारे टीचर और स्टूडेंट साथ में मिलकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को एज अ फ्रेंड या एज अ गाइड और फिलोसोफर जैसा क्या करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइड करते हैं। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स। ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रोवाइडिंग द सिचुएशन। प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहला क्या होता है, आपको कोई भी एक सिचुएशन, इकोनॉमिक्स के केस में सिचुएशंस मैक्सिमम ही होता है, इसीलिए सिचुएशन प्रोवाइड करना है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करना चाहो तो टॉपिक्स या कंसेप्ट जो है आप कह सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चूजिंग एंड पर्पसिंग। आपने जो टॉपिक या कंसेप्ट सिलेक्ट किया है वो आपने क्यों चूज़ किया है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फाइनली जब आपने चॉइस कर लिया आप कौन सा टॉपिक उठाने वाले हो, आप क्यों उठाने वाले हो वो भी आपने बता दिया है, तो आप क्या करने वाले हो, आप फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट है किस तरह से बनाओगे उसकी प्लानिंग करने लगते हो। कौन सा चीज़ आप पहले लिखोगे, कौन सा चीज़ आप बाद में लिखोगे, ये सब कुछ चीज़ आप इसमें कवर करते हो। फिर आता है
फोर्थ स्टेप, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फाइनली जब आपका बॉडी जो है प्रोजेक्ट का वो रेडी हो चुका है, आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो, मतलब स्टार्ट कर देते हो लिखना। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका जब प्रोजेक्ट बन चुका है, आप क्या करते हो, उसको थॉरली चेक करते हो, कहीं पर कोई जो एरर है वो रह तो नहीं गया है, कुछ टॉपिक है वो छूट तो नहीं गया है। आप सब कुछ वन बाय वन इसको चेकअप करते हो, और फिर आपके टीचर भी जो है वो इसको चेक करती है इस स्टेप में। फिर फाइनल स्टेप में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फाइनली जब आपका जो प्रोजेक्ट है आपने जमा कर दिया, सबमिट कर दिया, टीचर ने भी चेक कर लिया, उसके बाद में टीचर क्या करती है, फिर फाइनली सब चेक करने के बाद में वो रिकॉर्ड कर लेती है कि सो एंड सो स्टूडेंट ने जो है उन्होंने एरर फ्री प्रोजेक्ट जो है उन्होंने सबमिट कर लिया है, अब वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash method does not burden the mind of students and is based on the actual observation, thinking and experimentation। कौन सा मेथड है जो स्टूडेंट्स के माइंड के लिए बोझ नहीं बनता है और वो बेस्ड है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। इसके लिए हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। ए, इंडक्टिव मेथड, जहाँ पर हम पहले स्पेसिफिक एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं, फिर जनरलाइजेशन रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। बी, टाइम सेविंग मेथड, मतलब टाइम को सेव करने वाला जो मेथड होता है, जो इजी वे में फटाफट आगे बढ़ जाता है। सी, लेक्चर मेथड। एंड डी, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो डिडक्शन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर पहले आपको जनरल रूल प्रोवाइड किया जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल या एक्टिविटीज़ की तरफ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है स्टूडेंट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में ही जो भी डाउट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पहले उसको क्लियर किया जाता है, फिर उसके बाद में आगे बढ़कर जो मेन टॉपिक है वो कवर किया जाता है, उसको एज अ होल कंसेप्ट समझाया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है, आप सोच रहे हो कि टाइम सेविंग मेथड के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, एक्चुअली जो डिडक्टिव मेथड है उसको टाइम सेविंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच मेथड इज़ नॉट हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी सच एज रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड डिस्कवरी। कौन सा मेथड है जो मेंटल एबिलिटी का डेवलपमेंट जो है वो नहीं कराती है। मेंटल एबिलिटी का डेवलपमेंट जैसे कि रीजनिंग पावर हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, या फिर डिस्कवरी वाली जो क्षमता है, वो चीज़ करने में हेल्पफुल साबित नहीं होती है, मददगार साबित बिल्कुल नहीं होती है। हमारे ऑप्शंस हैं। ए, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ऐसा मेथड जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। बी, साइंटिफिक मेथड। सी, डिडक्टिव मेथड। एंड डी, साइकोलॉजिकल मेथड। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिडक्टिव मेथड। बाकी जो ऑप्शन बी है, साइंटिफिक मेथड, इसको या फिर साइकोलॉजिकल मेथड जो है, ये दोनों ही टर्म्स हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव मेथड को रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब जब आपको पता चल गया है कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसके भी स्टेप्स को हम देख लेते हैं ना, तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह से जो इसका स्टेप्स है आपको फॉलो करना है, अगर आपको इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना है, अगर आपको डिडक्टिव मेथड से पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव मेथड के स्टेप्स को। इंडक्टिव मेथड में सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, टीचर जो भी एग्जाम्पल या जो भी इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है, आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है कि वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही, किसके रिलेशन में प्रोवाइड कर रहे, कौन से टॉपिक के रिलेशन में उन्होंने वो टॉपिक जो है या एग्जाम्पल जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, उसके बाद पैटर्न, कौन सा पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है। फॉर एग्जांपल, जब मैम ने आपको, जो भी आपकी इकोनॉमिक्स टीचर है, वो आपको इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व या फिर सप्लाई कर्व के बारे में समझा रही है, तो उन्होंने सबसे पहले आपको क्या किया है, उन्होंने पहले आपको टेबल रीड आउट करके बताया, फिर वो टेबल रीड आउट करने के बाद में उन्होंने ग्राफ ड्राइंग किया। ग्राफ ड्राइंग करने के बाद में उन्होंने कौन सा लाइन पहले ड्राइंग किया, पहले उन्होंने डिमांड कर्व बनाया, फिर उन्होंने सप्लाई वाला लाइन बनाया, मतलब पहले उन्होंने प्रोडक्ट और क्वांटिटी जो है उसको डिफाइन किया या नहीं, फिर उसके बाद में उन्होंने कर्व बनाया। ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप क्या है, आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, उस पैटर्न को फॉलो करना है। फिर क्या करेगी टीचर, आपने जब पैटर्न को दिखा दिया, टीचर ने आपको बताया उस पैटर्न को, उसमें क्या करना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, वाई आपने डिमांड वाले पैटर्न को पहले अप्लाई किया, फिर आपने सप्लाई वाले चीज़ को अप्लाई
किया, क्योंकि जो पहला डिमांड है, अगर लोग डिमांड करेंगे तभी तो लोग सप्लाई करेंगे ना, अगर डिमांड ही नहीं होगा तो लोग क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्यों सप्लाई करेंगे, बराबर। तो ये सारा जो चीज़ है वो आपको एक्सप्लेनेशन देगी थर्ड स्टेप, दैट इज़ हाइपोथेसिस में, ठीक है। आपको एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन या कंडीशन बताकर वो आपको कंडीशन जो है, कंसेप्ट जो है समझाने की कोशिश करेंगी। एंड फिर फाइनली जब आपको समझ जाएगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात करो, क्या चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट करने के बाद, डाउट्स को क्लियर आउट करने के बाद में क्या करा जाएगा, आपको थियोरी बताया जाएगी, कौन सी थियोरी में हम ये चीज़ जो है फॉलो करने वाले हैं, जैसे कि डिमांड कर्व थियोरी, सप्लाई कर्व थियोरी एंड ऑल, ये इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है वो शुरू होता है डिडक्शन के ऊपर पे। इसमें सबसे पहला जनरलाइज कंसेप्ट या जो रूल है उसको बताया जाता है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हम देखते हैं हमारा सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या होता है, एक थियोरी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये थियोरी आपको दी गई। अब लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ थियोरी में आपको क्या देखना है, इसके लिए आपको क्या बताया जाता है, हाइपोथेसिस, मतलब एक सिचुएशन, एक कंडीशन दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हो जिसको, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के बाद में आपको क्या टीचर करती है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में टीचर आपको एक एक्टिविटी प्रोवाइड करती है जिसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद में फाइनली आप क्या करोगे, इसको कन्फर्मेशन, मतलब आपको जो टीचर ने एक्टिविटी प्रोवाइड किया है, आपने उसको सॉल्व किया, जो भी सम है या जो भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद में आपको जो लॉ ऑफ डिमांड में रूल्स बताए गए हैं, आप जो आपने सॉल्व किया उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हो, कंफर्म करने की कोशिश करते हो कि आपने जो रूल फॉलो किया है वो सही आया है या नहीं आया है। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है, फिर आपको थियोरी प्रोवाइड की जाती है सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो थियोरी को किसी भी एंगल से समझने में। पर डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, उसका टोटली एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको थियोरी या जो भी टॉपिक करने वाले हैं वो बता दिया जाता है, फिर उसके सर्कमटेंसेस या कंडीशंस जो है वो समझाया जाता है, एंड देन फाइनली आपको पैटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप कंफर्म कर सको कि जो भी आपको रूल, फॉर्मूला या प्रिंसिपल प्रोवाइड किया गया है वो आपके एग्जाम्पल्स या एक्टिविटीज़ से वो मैच हो रहा है या नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं, उसका आपका कंफर्मेशन जो है वो एंडिंग में मिलता है। क्लियर। इंडक्टिव मेथड जो है वो एग्जाम्पल से शुरू होकर जनरलाइजेशन पे ख़त्म होता है, और डिडक्टिव मेथड में जो है वो जनरलाइजेशन से शुरू होकर एग्जाम्पल्स पे ख़त्म होता है। क्लियर। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो इंडक्टिव डिडक्टिव से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आई बटन हो या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक हो, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ से अगर आप देखना चाहो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हेल्प फैसिलिटेट लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की मदद से हम किस तरह से जो लर्निंग है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहला तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता क्या है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो कि एक टीचर यूज़ करती है अपने लेसन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ये कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक हो, पैम्पलेट्स, हैंडआउट, स्टडी गाइड, मैनुअल्स हो सकता है, या फिर आपको कैसेट भी हो सकता है, पॉडकास्ट, चार्ट्स, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी हो सकता है, फोटोग्राफ्स भी हो सकता है, स्लाइड्स, टेप्स, फिल्म स्ट्रिप्स, टेलीविज़न, वीडियो, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, कैलकुलेटर एक्सेट्रा, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड हो सकती है एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टीचर है जो भी वो यूज़ करती है अपने लेसन के ड्यूरिंग में क्लासरूम में, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाता है। इसके वजह से हम अपने ऑप्शंस देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि किस तरह से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या फिर इंस्ट्रक्शन मटेरियल है लर्निंग में हमारी मदद कर सकता है, टीचिंग में हमको हेल्प पहुंचा सकता है। हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ए, मेक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, मतलब अगर आप अपने क्लासरूम में ड्यूरिंग टीचिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टाइप का आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हो तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो बच्चे लोग हैं उनकी जो लर्निंग वाली कैपेसिटी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर सुनने लगेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बी, मेक्स इट प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड अपीलिंग, मतलब अगर आप
यूज़ करते हो इंस्ट्रक्शन मटेरियल तो आपका जो टीचिंग है वो बहुत ही प्रैक्टिकल दिखेगा, रियलिस्टिक दिखेगा और अपीलिंग लगेगा। ठीक है। ऑप्शन सी, दे ऑल्सो इनेबल बोथ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड इफेक्टिवली। इसके यूज़ से क्या हो जाएगा, जितना टीचर इन्वॉल्व होती है अपने लेसन में उतना इक्वल ही एक स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होगा लेसन में। जो भी टीचर समझा रही है उसको एक्टिवली समझने की कोशिश करेगा। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की मदद से इन सब वे से जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट होगी, इफेक्टिव साबित होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट वाइल डिजाइनिंग द करिकुलम इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जब कभी भी करिकुलम डेवलपमेंट जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स हैज़ सम रिलेशन टू ईच अदर। जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ जो है एक रिलेशन रखते हैं, उनका एक दूसरे के साथ में को रिलेशन है। टू ईच अदर सो दैट दे हेल्प द चाइल्ड इवेंचुअली, सो दैट वो बच्चे लोगों को अच्छी तरह से समझे और उनकी मदद कर पाए। तो हमारे ऑप्शन है इसमें देखते हैं। ए, द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, जहाँ पर एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करता है, तालमेल बिठाने का, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है वो बताने की कोशिश करता है। बी, द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, जहाँ पर आपको जब भी करिकुलम आप डेवलप करो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि बच्चे जो है वो रॉट लर्निंग कर रहे हैं, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी काम है उसमें, मतलब प्रैक्टिकल कोई भी उनको टॉपिक जो है प्रोवाइड किया जाता है सो दैट वो एक्टिवली करते हुए कोई भी जो टॉपिक है उसको सीख सके, कंसेप्ट को सीख सके, जिसमें वो प्रैक्टिकल काम जो इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सी, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, मतलब पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम मतलब करिकुलम को पूरी तरह से ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है वो। डी, सुइटेबिलिटी ऑफ द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं उनका मेंटल लेवल जो है वो सुइटेबल है या नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखने बोला था क्वेश्चन में कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो दूसरे मैटर के साथ रिलेशन में आना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा। बिकॉज उससे क्या होता है जो बच्चे हैं उनका जो लर्निंग है वो डेवलप होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है इसके लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पर हम लोग करिकुलम को जब डेवलप करते हैं वहाँ पर अगर हम ध्यान रखें सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करें तो कौन सा प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक इज़ अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन। टेक्स्ट बुक को क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन। अ बुक कंटेनिंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक बुक है जिसमें जो भी प्रिंसिपल्स है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है किसी भी सब्जेक्ट का, और हम लोग उसको यूज़ करते हैं एज अ बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में। वाइल सिलेक्टिंग एन इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक व्हाट शुड बी कंसिडर्ड, जब कभी भी आप एक इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक जो है सिलेक्ट करो तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शंस, ए, एकेडमिक इंटरनल, मतलब वो एकेडमिक आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इंटरनल फीचर्स उसके क्या है, कंटेंट कैसा है, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट कैसा है, किस टाइप का लैंग्वेज यूज़ किया गया है, इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। बी, प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, या फिर सिर्फ कंटेंट का प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है। डी, फिजिकल एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब बुक का कवर पेज कैसा है, बुक की क्वालिटी कैसी है बाहर से, बुक का लेंथ क्या है, बुक का विड्थ क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। या फिर ऑप्शन डी, बोथ एकेडमिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फीचर्स जो है, इन दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बोथ एकेडमिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है जब भी हम इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक जो है वो सिलेक्ट करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है इन डिटेल पता चल जाएगा कि कौन से बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको एक इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक जो है वो परचेज करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक यानी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसमें सबसे पहला आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। आप जो कंटेंट पढ़ाने वाले हो
वो आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस में हो, पूरा प्रॉपर लाइन या स्टेप्स फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ रहा हो। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट प्रेजेंट किया गया है आपके सामने उसको प्रॉपर वे में इन डिटेल एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रेजेंट किया है या नहीं। नेक्स्ट, वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जो भी आपके बुक में लिखा हुआ है उसको आप किस तरह से अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे, अगर आप वर्बली एक्सप्लेन करना चाहो तो, और कुछ बच्चे जो है उसको देखकर समझ सकते हैं यानी, इन दोनों टाइप के चीज़ों को आपको एक टेक्स्ट बुक को लेते टाइम ध्यान में रखना है। एंड फाइनली, असाइनमेंट्स, एक्सरसाइजेस एक्सेट्रा, टेक्स्ट बुक में आपको नंबर ऑफ़ असाइनमेंट प्रोवाइडेड है या नहीं, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली आपको दिया गया है या नहीं, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्या होता है, अगर आपके सामने टीचर ना भी हो तो आप खुद की तैयारी खुद अकेले कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा टाइप, दैट इज़ फिजिकल एंड एक्सटर्नल, मतलब जो बाहरी फीचर्स है उनको ध्यान में रखना। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, आपको क्या याद रखना है, साइज़ एंड फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट बुक। सबसे पहला तो टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट क्या है, उसका साइज़ क्या है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग लेआउट, जो प्रिंट आउट किया गया है टेक्स्ट बुक का वो कैसा है, वो प्रॉपर अब विजिबल है या नहीं है, क्वालिटी कैसी है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी, मतलब जो बुक है वो आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ, एटलीस्ट जो एक एकेडमिक ईयर होता है वो 1 ईयर का होता है, तो बुक जो है वो एटलीस्ट 1 ईयर तो चले, तभी तो वो इफ़ेक्टिव साबित होगी, तभी तो वो यूज़फुल साबित होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड फाइनली ध्यान रखना है प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस जो है बहुत सारी फैमिली जो है अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो इस बात का भी बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसा प्राइस सिलेक्ट करना है सो दैट हर एक कैटेगरी, हर एक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको परचेज कर सके, उसको यूज़ कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अगर इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना पड़े या उसका क्राइटेरिया पूछा जाए तो इन सारे फीचर्स को ध्यान में रख के आप उसको सिलेक्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट टीचर इज़ वन हु, अगर एक टीचर जो है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कहलाती है, अगर उनको कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, तो उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ए, हैज़ द स्किल टू फॉर्म एक्यूरेट एंड परसेप्शंस ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन, क्लासरूम में जो भी सिचुएशन है, जो भी चेंजेस आ रही है, उन सारे चीज़ों को एक्यूरेटली परसेप्ट करना है, समझना है और ध्यान रखना है। ठीक है। बी, इज़ अवेयर ऑफ द टीचर रोल्स विच अप्रोप्रिएट टू डिफरेंट सिचुएशन, उनको हर अपना जो अधिकार है, अपना जो रोल है किस तरह से प्ले करना पड़ेगा हर एक सिचुएशन के बेसिस पे, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, उनके बारे में जानकारी होने एक टीचर के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। सी, एक्ट्स एज अ डायरेक्टर ऑफ लर्निंग, मतलब जो लर्निंग सिखाने का जो प्रोसीजर है उसको डायरेक्टर के जैसा वो एक्ट करती है। अ फ्रेंड एंड अ काउंसिलर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट का फ्रेंड बनती है, जब ज़रूरत पड़े तो काउंसिलर भी बन जाती है। इन बातों का ध्यान रखा जाता है एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीचर के अंदर। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, अगर ये तीनों क्वालिटीज़ टीचर के अंदर होंगी तो वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीचर कहलाएगी या नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसके मुताबिक जो टीचर है वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट तब कहलाएगी अगर उनके अंदर ये जो स्पेसिफिक स्किल्स मैंने आपको बताया वो सब इन्फॉर्मेशन होगा, तो ही ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैन बी यूज्ड इन टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है ये तो मैंने आपको समझाया था, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये। ठीक है। तो कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स को सिखाने के वक्त में। ए, चार्ट पेपर्स का यूज़ होता है, ग्राफ्स या टेबल्स का यूज़ होता है। बी, मैप्स एंड मॉडल्स का यूज़ होता है। सी, फिल्म स्ट्रिप्स का यूज़ होता है। एंड डी, मास मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर या इंटरनेट जो है वो इंक्लूड हो जाता है। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं कौन सा जो इसमें से हम लोग है सिलेक्ट कर पाएंगे एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वन, ओनली ए एंड बी, मतलब जो ऑप्शन ए एंड बी है सिर्फ वो इन दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, ओनली बी, सिर्फ सेकेंड वाला ही जो है वो रेलिवेंट है, हम लोग यूज़ कर पाएंगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के वक्त में। थर्ड, ऑप्शन डी, ओनली डी बोला गया है क्योंकि इसमें मतलब मास मीडिया ही यूज़ कर सकते हैं हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने के वक्त। या फिर फोर्थ, ए बी सी डी, चारों ही करेक्ट है, हम चारों जो ऑप्शंस मिले हैं, चार्ट पेपर, ग्राफ, टेबल, मैप, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप्स, मास मीडिया, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सब चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में एज अ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4। इसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको ऑप्शंस मिले ए बी सी डी जो है वो
चारों के चारों ही इंक्लूड किया जा सकता है इकोनॉमिक्स को पढ़ाते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी? हमारे ऑप्शंस है AIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, C इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ICT। ICT यूज़ करने से जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा एनहेंस होगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से वो ज़्यादा बेटर और इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेक्स इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन सा टर्म है जो इवैल्यूएशन को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट जो है मानता है? इट हेल्प्स टू यूज़ इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड टीचिंग, जिसकी मदद से जो हमें स्टूडेंट का अचीवमेंट किस तरह से हो रहा है, उनका टीचिंग जो है कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, इनके बारे में हमको पता चलता है। हमारे ऑप्शंस है ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो आप ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस जो है चल रहा है उसके बीच में लेते हो, मतलब आपका जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, आपका जो यूनिट है वो ख़त्म नहीं हुआ है, पर बीच ही में आप क्या करते हो, कंसेप्ट को करते हो और फिर आप टेस्ट लेते हो। एक कंसेप्ट कराते हो फिर दूसरे कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक टेस्ट लेते हो, इस तरह से आगे बढ़ते हो। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिट टेस्ट बोलते हैं। फिर आता है बी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो टर्म के ख़त्म होने के बाद, एक यूनिट के ख़त्म होने के बाद एंडिंग में लिया जाता है। लाइक जो फर्स्ट टर्म बोला जाता है, सेकेंड टर्म या फिर फाइनल एग्जाम्स जिसको आप बोल सकते हो, जो एक पर्टिकुलर टर्म ख़त्म होने के बाद में, यूनिट ख़त्म होने के बाद में कंडक्ट होता है। ऑप्शन सी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम पॉपुलरली CCE भी बोलते हैं। ये एक इवैल्यूएशन टेक्निक है जिसको RT एक्ट ने 2009 ईयर में इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, और जिसको हर एक स्टेट ने अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या किया है, शामिल किया है। ठीक है, तो जो CCE है उसका मतलब है कंटिन्यूस यानी लगातार रेगुलर बेसिस में एग्जाम लेते रहना, इवैल्यूएट करते जाना। कॉम्प्रिहेंसिव यानी करिकुलर और को करिकुलर दोनों चीज़ों को इवैल्यूएट करना, जिसको स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक भी बोलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है, फॉर एग्जांपल फिजिकल, मेंटल या इमोशनल डेवलपमेंट जो है इंश्योर किया जाता है। एंड इवैल्यूएशन जिसको हम टेस्ट यानी एग्जाम बोलते हैं, कहा जाता है। ऑप्शन डी ऐसे टेस्ट। ऐसे टेस्ट क्या होता है, जो लॉन्ग आंसर वाले टेस्ट होते हैं ना, उसको जब हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं, कुछ थियोरी हो या कोई लॉ हो, डिस्क्राइब करने बोलते हैं, डिस्कस करने बोलते हैं, एक्सप्लेन करने बोलते हैं, बड़ा बड़ा लंबा लंबा आंसर देने के लिए बोलते हैं, उनको ऐसे टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी CCE, मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाती है। ठीक है, अगर आपको CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों प्लेस पर अवेलेबल है। आप उस पर क्लिक करके टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन वाला वीडियो देख सकते हो, तो आपको हर एक टाइप के इवैल्यूएशन, मेजर टाइप के इवैल्यूएशन जो होते हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कंसेप्ट करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हमने मेथड्स तो सीख लिया है, अब हम करने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे कुछ मेजर मैक्सिम्स और उसी के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। तो हमारा सबसे पहला मैक्सिम है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम द टीचर शुड प्रेजेंट सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बिफोर द प्यूपिल, देन ट्राई टू प्रोसीड टूवर्ड्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फिनोमिना। इस मैक्सिम के अकॉर्डिंगली जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहला कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए कोई भी जनरल प्रिंसिपल या फिनोमिना प्रोवाइड करने की तरफ। मतलब पर्टिकुलर टू जनरल वाला जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ पर सीखा था, मेथड्स ऑफ टीचिंग में, इंडक्टिव मेथड में, जहाँ पर पहले एग्जाम्पल प्रोवाइड किया जाता है और फिर बाद में जनरल प्रिंसिपल्स या फिनोमिना के बारे में बताया जाता है। Clear? Next maxim, known to unknown. This maxim suggests that new knowledge
which is to be given to pupil must be logically linked with their previous knowledge। इस मैक्सिम को फॉलो करने वाले टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पहले प्रीवियस नॉलेज जो उनको पुरानी जानकारी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, पहले उसके बारे में उनको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती है या वो फाइंड आउट करने की कोशिश करती है और फिर नया कंसेप्ट जो है वो समझाती है। मतलब लॉजिकली पहले प्रीवियस नॉलेज जो उसको लिंक करती है न्यू नॉलेज के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट थिंग्स आर द सॉलिड थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है। कॉन्क्रीट थिंग्स क्या होता है, जो ऐसे सॉलिड थिंग्स होते हैं जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। बट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कैन ओनली बी इमेजिन। एब्स्ट्रैक्ट थिंग जो है तो वो ज़्यादातर इमेजिनेशन का ही खेल होता है। ठीक है। देयरफॉर टीचर शुड मेक यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट थिंग्स एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स इन द माइंड्स। अब जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक कंसेप्ट है और इसमें ज़्यादा अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ही भरे पड़े हैं। तो एक टीचर को जब भी इकोनॉमिक्स का कोई भी मेजर टॉपिक समझाना है तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है वो जब समझाए तो कॉन्क्रीट थिंग्स का यूज़ करके वो कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करे। ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे कि किस तरह के जो एग्जांपल्स है वो यूज़ कर सकती है, क्या वो फॉलो कर सकती है इस मैगज़ीन को थोड़ा बेटर वे में यूज़ करने के लिए। ठीक है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैगज़ीन, एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंसेप्ट। एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो कंसेप्ट है उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, सब यूनिट्स में। और फिनोमिना एंड सिंथेसिस इज कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स एंड फिनोमिना। ठीक है। जो भी कंसेप्ट या फिनोमिना को आपने एनालिसिस वाले प्रोसेस में तोड़ा है, सिंथेसिस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, आप उसको साथ में जोड़ोगे, एज अ होल कंसेप्ट उसको समझने की, पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो मैगजीम्स है इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर यूजेस डायग्राम्स एंड ग्राफ्स वाइल एक्सप्लेनिंग डिमांड एंड सप्लाई लेसन। अब जो टीचर है वो यूज़ कर रही है डायग्राम और ग्राफ को जब भी वो टॉपिक जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो पढ़ा रही है। विच मैगजिम ही और शी इज़ अप्लाइंग टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। कौन से मैगजीम की वो मदद ले रही है, अप्लाई कर रही है इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। ऑप्शंस देखते हैं। ए, नोन टू अननोन, मतलब पहले से जो जानकारी है उसको अनजान न्यू नॉलेज है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बी, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड थिंग्स का यूज़ कर रही है। सी, पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब छोटे छोटे टर्म्स को पहले उनको एक पर्टिकुलर चीज़ बताया जाता है, एक सिंगल टॉपिक बताया जाता है और फिर बाद में जनरल पूरा फुल कंसेप्ट बताया जा रहा है। या फिर डी, एनालिसिस टू सिंथेसिस, मतलब जहाँ पर जो टॉपिक्स अवेलेबल है पहले उनको छोटे पार्ट्स में, सब यूनिट्स में तोड़ा गया है, उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा करके समझने के बाद में पूरा कंसेप्ट क्या वो समझने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया, एक वो ग्राफ और डायग्राम यूज़ कर रही है। मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई जैसे टॉपिक्स है जो कि पूरा पूरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए टीचर क्या यूज़ कर रही है, डायग्राम्स और चार्ट्स का यूज़ कर रही है, ग्राफ्स का यूज़ कर रही है, सो दैट जो स्टूडेंट है उसको समझ सके। यहाँ पर वो कॉन्क्रीट थिंग्स है ना, अभी जो ग्राफ है इसको टीचर क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है, छू सकती है, दिखा सकती है, स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कॉन्क्रीट थिंग हुआ या नहीं हुआ। तो ये कॉन्क्रीट थिंग का यूज़ करके टीचर जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है डिमांड और सप्लाई का वो समझाने की कोशिश करती है इस मेथड में। ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है, अ टीचर इन अ क्लास 12 इज प्लानिंग टू टीच लेसन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। क्लास 12 की टीचर है, वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट सिखाने के बारे में सोच रही है। इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के मार्केट्स हैं। फॉर विच ही प्लान्स टू ब्रेक द टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन। इसी वजह से वो क्या करती है, देखती है कि इतना सारा मार्केट के बारे में बताना है तो वो क्या करती है, जो भी टॉपिक्स है उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासीफाई करती है, मतलब ब्रेक डाउन करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम और कंपटीशन के बाद में। शी इज़ अप्लाइंग विच टाइप ऑफ मैगजिम फॉर दिस। वो कौन से टाइप की मैगजिम इस क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई कर रही है, इस लेसन को सिखाने के वक्त में अप्लाई कर रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं हम।
ए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सॉलिड थिंग्स का यूज़ किया जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बी एनालिसिस टू सिंथेसिस, टॉपिक्स को ब्रेक किया जा रहा है सो दैट हम जो होल कंसेप्ट है उसको बाद में समझ सके पूरी तरह से। सी नोन टू अननोन, मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है उससे जो न्यू नॉलेज है उसको लॉजिकली लिंक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। एंड डी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर सिंपल टर्म्स को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स टर्म्स को समझाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनालिसिस टू सिंथेसिस। बिकॉज क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, जो टीचर है वो प्लान कर रही है वो टॉपिक को ब्रेक करने का, ठीक है, टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बारे में वो सोच रही है सो दैट वो टॉपिक को एज अ होल कंसेप्ट धीरे धीरे अच्छे से समझा सके अपने स्टूडेंट्स को। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हमने आज के सेशन में अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। पहले तो हमने देखा कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, फिर हमने देखा कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, फिर हमने देखा कि करिकुलम को डेवलप करते वक्त किन बातों का ध्यान में रखना है, कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम जब इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करेंगे तो हमको किस बातों को ध्यान में रख के इकोनॉमिक्स की जो टेक्स्ट बुक है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक टीचर जो है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कब कहलाएगा, ये देखा गया। एंड फाइनली हमने क्या देखा कि मैगजीन्स कौन सा अप्लाई करना है जब हम क्लासरूम में बच्चों को कोई भी टॉपिक या लेसन जो है वो पढ़ाएंगे। अब इनके बेसिस में जो मेथड्स या मैगजीन्स है एक टीचर कैसे अप्लाई कर पाएगी, उसके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए तभी तो वो अप्लाई कर पाएगी ना, उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए तभी तो वो अप्लाई कर पाएगी। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे स्किल्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, सो दैट आपको किस तरह के स्किल्स जो एक टीचर के अंदर होना चाहिए इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्किल है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, एक टेचर के अंदर लेसन को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है अपने स्टूडेंट के सामने, इसका स्किल अच्छे से होना चाहिए। समटाइम्स जो टीचर है वो अलग अलग टेक्निक्स फॉलो करके लेसन को एक इंटरेस्टिंग वे में अपने स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करती है, इंट्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल कभी क्वेश्चंस पूछ कर करती है, कभी एग्जांपल्स देकर करती है, समटाइम्स उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस जो है उनको पूछकर वो नया टॉपिक जो है वो शुरू करने की कोशिश करती है, लेसन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। अब जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुरुआत तो कोई भी कर लेता है पर मेन पार्ट अगर आपने जो कंसेप्ट है वो आप समझा ही नहीं पाओगे तो जो आपका टीचिंग है वो तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इसमें क्या होता है, टीचर की कोशिश ये रहती है जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको सिंपल से सिंपल और क्लियर से क्लियर वे में स्टूडेंट्स को समझाए सो दैट स्टूडेंट के माइंड में वो जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से बैठ जाए और उनके माइंड में उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्किल है हमारा स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। अब स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल वाले पार्ट में क्या होता है, टीचर क्या करती है जब वो एक्सप्लेनेशन दे रही है क्लासरूम में कोई भी टॉपिक या कंसेप्ट से रिलेटेड, वो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस का यूज़ करती है सो दैट वो टॉपिक को बहुत ही बेटर वे में और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को समझा सके, इजीली समझा सके, ठीक है। नेक्स्ट स्किल स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। फाइनली उन्होंने क्या किया, सबसे पहला स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, लेसन को इंट्रोड्यूस किया, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें एग्जाम्पल्स का यूज़ किया, इलस्ट्रेशंस का यूज़ किया। फाइनली टाइम आता है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, टीचर को बार बार जब भी उसका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है क्लास के दौरान बीच बीच में स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए सो दैट जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा अटेंशन जो है बनाए रखे, ध्यान देते रहे कंटिन्यूसली, और टीचर को भी ये पता चले कि जो भी उन्होंने पढ़ाया या सिखाया है वो स्टूडेंट्स को समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर से उनको कोई कंसेप्ट जो है वो समझाना है, कहाँ पर से उनको फिर से स्टार्ट करना है, कहाँ पर उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सारे सवालों का जवाब टीचर को इस स्टेप में इस स्किल के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो एक टीचर को क्वेश्चनिंग भी बीच बीच में करते रहना चाहिए क्लास के दौरान। एंड हमारा फाइनल स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन।
जब आप क्लासरूम में सिखा रहे हो या अगर आपने शैडो टीचिंग किया है किसी बच्चे को, मतलब आप पढ़ाते हुए किसी दूसरे टीचर को देखा है स्कूल्स में, ठीक है, तो आपने देखा ही होगा टीचर अपना हैंड मूवमेंट करती है, उनका जो गेस्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होते रहता है, बार बार उसमें चेंजेस होता है। स्टिमुलस वेरिएशन मतलब जो आपके गेस्चर्स, आपके मूवमेंट में जो वेरिएशन होता है उस चीज़ को स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं, जिसको स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर आप स्केल यूज़ कर रहे हो, तो आप सबसे पहले स्केल को कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हो, हेडिंग की तरफ, फिर आप उसको स्टेप वाइज नीचे लेकर आ रहे हो कंटेंट की तरफ, फिर आप जिस तरफ भी स्केल को मूव करोगे स्टूडेंट ऐसा समझेंगे कि आप उस तरफ से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो स्टिमुलस क्या हो गया, आपका गेस्चर भी हो सकता है, आपका हैंड मूवमेंट भी हो सकता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से यूज़ करें, इन सारे चीज़ों पे जो स्टूडेंट का ध्यान है वो सब कुछ इसमें आता है। वेरिएशंस मतलब जिसमें बदलाव आ रहा है, बार बार आप अपना जो स्टाइल जो है वो बार बार चेंज करते जा रहे हो, ठीक है। तो एक स्टिमुलस मतलब आपके गेस्चर्स को यूज़ करना भी एक कला होती है एक टीचर को, क्योंकि उसके बेसिस में भी बच्चे जो है वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हीं के ऑब्जर्वेंस पे आप जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हो या सिखा रहे हो उसको वो ग्रैब करते, एक्वायर करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये तो था हमारा स्किल ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये जो स्किल्स है ये माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, हर एक टीचर को इनको ध्यान में रखना है क्लासरूम में पढ़ाते वक्त। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या किया, हमने टीचिंग और करिकुलम से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स थे उन सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम वहाँ से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने आई बटन पर दे दिया है सो दैट आप इजीली वहाँ से सारे वीडियोस जो है, जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किया है वहाँ से आप इन डिटेल में अगर आपको कोई और डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देख सकते हो। और साइमल्टेनियसली प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी दूसरे वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप करना ना भूलना सो दैट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, बिकॉज आगे हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर टैप करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स।